आपके ब्रदर एक सेपरेटिस्ट लीडर है और आप एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है। उनकी थॉट अपनी है, वो अपने हिसाब से खिदमत करना चाहते थे और मैंने अपना रास्ता जो चुना, मैं भी अपनी तरीके से खिदमत करना चाहता हूं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि वो जो दौर चला, वो जो हड़ताल का दौर चला, उससे हर एक का नुकसान हुआ। यहाँ पे उन्होंने चाहा नहीं बदलाव आ जाए, तभी एक जिसे आप कहते हैं कि सेपरेटिस्ट, वो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स उस टाइम फिर शुरू हो। पिछले 5-6-7 सालों में हम देख रहे हैं कि वो जो कल्चर यहाँ पे था, हर दिन हड़ताल होते थे, अब वैसा नहीं होता है। तो आपको लगता है कि कुछ चेंज आ रहा है? 2019 के बाद जो हड़तालें नहीं हुई उससे भी फर्क आ गया, जो पथराव नहीं हुए उससे भी फर्क आ गया, जो लोगों की खास करके जानें बची है, तब से लेके आज तक वैसी किलिंग्स नहीं हुई जैसे उससे पहले होती थी। आज हम उन्हीं तालिबान के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। इसका वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हालात बदल गए, पूरी जियो पॉलिटिक्स चेंज हो गई, और पॉलिटिक्स में हमेशा पॉसिबिलिटीज पे बात करनी है। Assalamu alaikum, you're watching Kashmir Unfiltered. This is Fiza Nazir, and today we have with us Mr. Munir Ahmed Khan, who is a mainstream politician and brother of jailed separatist leader Mr. Naeem Khan. तो थैंक यू सो मच सर, पहले हमें अपना वक्त देने के लिए। तो सबसे पहला सवाल आपके लिए यही होगा, जैसे हमने कहा आपके ब्रदर एक सेपरेटिस्ट लीडर है और आप एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है, तो कंप्लीट दो रास्ते आप लोगों ने अपने लिए चुने, तो क्या वजह थी आपके लिए, ये चेंज ऑफ हार्ट कैसे हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया आपकी चैनल के वसातत से लोगों से बात करने का। देखिए, जहाँ तक आपने बात की नईम अहमद खान के बारे में और मेरी अलग पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है, लेकिन कश्मीर में क्या है कि हमने सिर्फ दो ही पैरामीटर्स रखे हैं इसके लिए, एक सेपरेटिज्म का और एक मेन स्ट्रीम का। जबकि पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिक्स का बेसिक मुद्दा और मकसद जो होता है वो लोगों की खिदमत होता है। अब उस टाइम उनके जब दौर था, जब उन्होंने शुरुआत की अपनी पॉलिटिक्स की, उस टाइम उनकी ज़रूरत थी, उनको लगा कि मैं इसी तरीके से अपने कौम की जो है खिदमत कर सकता हूँ। और आज का जो दौर है, 30 साल में काफ़ी हालात बदल गए, काफ़ी चेंजेस आ गई ऑन ग्राउंड। तो आज की डेट में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मैंने शुरुआत करी है, ये ज़रूरत है वक्त की इस टाइम, तभी जाके हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए जो है एक फ्यूचर, जो अच्छा फ्यूचर हम सोच रहे हैं, आज की खिदमत जो है इसी तरीके से हो सकती है। तो बाकी उनकी थॉट अपनी है, वो अपने हिसाब से खिदमत करना चाहते थे और मैंने अपना रास्ता जो चुना, मैं भी अपनी तरीके से खिदमत करना चाहता हूँ। दोनों का मकसद यही है कि हम लोगों की खिदमत करें। सर, आप कह रहे हैं कि आपने खिदमत का सोचा, लेकिन अगर हम देखें जो पोस्ट 1989 जो यहाँ पे मिलिटेंसी हुई, दो नैरेटिव्स थे कश्मीर में, एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स थी और एक जो हमारे हुर्रियत लीडर से सेपरेटिस्ट थे। तो उस बीच में जो आम लोग थे, वो जो पिसे आम लोग, उसमें सेपरेटिस्ट ने भी अपना फ़ायदा उठाया, पॉलिटिशियंस ने भी, लेकिन जो लोकल लोग थे उनका नुकसान हुआ है। तो आप उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएं, क्योंकि उनका तो भला नहीं हुआ उसमें? बड़ी अच्छी बात की आपने, जैसा कहा कि 90s की बात जो आपने की। देखिए, पिछले 70 साल की पॉलिटिक्स जो यहाँ पे रही है, हमेशा आम कश्मीरी को एक्सप्लॉइट किया गया, मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ नारों से, मुख्तलिफ जज्बात उनके जो है उसका इस्तेसाल किया गया मुख्तलिफ तरीक़ों से। कि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी इस मतलब माफिया टाइप बने हुए हैं पॉलिटिशियंस, उन्होंने कभी यहाँ पे ये नहीं चाहा कि यहाँ पे कोई बदलाव आ जाए। और जब उन्होंने चाहा नहीं बदलाव आ जाए, तभी एक जिसे आप कहते हैं कि सेपरेटिस्ट, वो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स उस टाइम फिर शुरू हो गई, उसको प्रोजेक्ट किया गया एज एंटी नेशनल मूवमेंट। तो उसका नतीजा ये हुआ कि आम लोगों को जो भुगतना पड़ा। मैंने पहले भी आपसे अभी जिक्र किया कि यहाँ पे हमेशा लोगों के जज्बात और एहसासात के साथ जो है खिलवाड़ हुआ है। आए दिन हम लोग देखते थे, कॉल दी जाती थी, यहाँ चलो वहाँ चलो, आए दिन स्कूल्स बंद होते थे। तो उसके बीच जो इतनी वायलेंस हुई, इतने लोग जो उनकी जाने गई, इतनी बीवियां जो है उनके शौहर मर गए, इतनी माएँ अब भी अपने बेटों को ढूंढती है कहीं उन्हें वो मिल जाए, उसकी वजह से कश्मीर में जो इम्पैक्ट पड़ा है एजुकेशनली, हम लोग इतना पीछे चले गए कि मुझे नहीं लगता हम आगे कई सालों में भी कम्पीट कर पाएंगे बाहर के बच्चों के साथ। तो उस पर आपका क्या कहना है? बहुत बड़ी बात आपने कही। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे जिस घर से मैं हूँ, आपने खुद ही कहा कि हमारे घर ने ये सारी चीज़ें देखी है। जहाँ आपने कहा कि किसी बीवी का शौहर गुज़र गया या किसी माँ का बेटा गुज़र गया, मेरा भी एक भाई है जो इसमें इन हालात में गुज़र गया है। ठीक है, हमारे घर पे भी वो सारे अजाब और अताब जो है
जो पूरी कौम ने सहे हैं, वो दर्द हमने भी सहा है। और इस सारी सिचुएशन का बड़ा सफ़र मैं रहा हूँ, क्योंकि मैं सबसे छोटा था घर में। तो खैर, मुझे ये कहना है कि जो ये दौर है ये बिल्कुल करीब से हमने देखा है, और इससे सिर्फ हमारा ही घर मुतासिर नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर का हर घर मुतासिर इससे हुआ। इससे 7-8 लाख फैमिलीज़ आज तक मुतासिर हुई है। 7-8 लाख फैमिलीज़ का मतलब हो गया कि अगर हम देखेंगे उनकी फैमिलीज़ के हिसाब से तो ये हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है जो मुतासिर हुई है। वो दौर जो था, देखिए उस दौर में एक तूफ़ान आ गया था। वो एक तूफ़ान ऐसा आ गया था कि जिसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था सिवाय कि आप आगे भागते जाओ और पीछे से जो तूफ़ान आ रहा है उससे आगे आगे आप चले जाओ। अब रास्ते में कहीं तूफ़ान में आदमी लकड़ी भी हाथ में उठाता है, पत्थर भी हाथ में उठाता है, तो वही यहाँ पे एक माहौल बन गया था उस टाइम। चूँकि उस पर अगर हम बात करें, हमारी जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन है, हम जहाँ पे सिचुएटेड है, ये एक स्ट्रेटजिकल पोजीशन है। यहाँ पे बड़े बड़े मतलब मुल्कों के बीच में जो न्यूक्लियर पावर्स हैं उनके बीच में एक स्ट्रेटजिकल पोजीशन में है। लेकिन अब वो हालात के पीछे क्या कहानियाँ रहती है वो तो बहुत बड़ी एक कहानी है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि वो जो दौर चला, वो जो हड़ताल्स का दौर चला, वो जो डिस्ट्रक्शन का दौर था, उससे हर एक का नुकसान हुआ यहाँ पे। जैसा आपने अभी एजुकेशन की बात की, एजुकेशन ही खाली सफ़र नहीं हुई, उससे हमारे मॉरल वैल्यूज़ जो होते हैं सोसाइटी में वो भी डिग्रेड हो गए। आज तो हम रास्ते चलते 4 जगह पे देखते हैं, मामूली सी बात पे लोग झगड़ते हैं। ये पहले चीज़ें यहाँ नहीं आपको होती लगता है कि अभी जो पिछले 5-6-7 सालों में हम देख रहे हैं कि वो जो कल्चर यहाँ पे था, हर दिन हड़ताल होते थे, अब वैसा नहीं होता है, तो आपको लगता है कि कुछ चेंज आ रहा है? बिल्कुल। एक साइड से जब हम देखेंगे, एक एंगल से जब हम देखेंगे, 2019 के बाद जो हड़तालें नहीं हुई उससे भी फ़र्क आ गया, जो पथराव नहीं हुए उससे भी फ़र्क आ गया, जो लोगों की खास करके जानें बची है तब से लेके आज तक वैसी किलिंग्स नहीं हुई जैसे उससे पहले होती थी। वो तो फ़र्क है, वो तो जाहिर है, लेकिन अब इस फ़र्क को इससे और आगे ले जाने की ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है कि देखिए, जब तक आप पीपल टू पीपल कंटैक्ट एक अच्छा नहीं बनाएंगे, आपने अभी देखा, अभी यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो बाइसरन का वाक़ा हुआ, आपने खुद देखा कि कश्मीरी मेरे ख्याल से पहली बार कई सालों के बाद हर घर में कश्मीरी जो था उस दर्द को महसूस कर रहा था, और उस दर्द के बारे में उसने अपोजिशन में खड़ा होके उनके अगेंस्ट लोग खड़े हो गए। सारे लोग रंजीदा थे। लेकिन उसी टाइम में जब आप देखेंगे कि जहाँ जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर है, उनके साथ वहाँ दिल्ली में या कई इलाकों में मतलब कई जगह पे कुछ मामलात खड़े हो गए। जो वहाँ के लोग हैं उनको ये आज तक कभी समझ नहीं आया कि कश्मीरी, जहाँ कहते हैं हम कि कश्मीर ताज है पूरे हिंदुस्तान का। आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने कहा आपके भाई भी जो है वो अभी जेल्ड है, तो कभी बैठ के आपने उनसे बात करने की कोशिश की कि आप भी जो है अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करें? ये जो आप सेपरेटिस्ट हैं, आप भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, जिस तरह आप आए हैं और जिस तरह आपको लगता है कि आपका पॉलिटिक्स में आना एक चेंज साबित हो सकता है, क्या आपने कभी अपने भाई को ये समझाने की कोशिश की? देखिए, जहाँ तक उनकी बात है, मैंने यही कहा, एक तो पहली बात है कि वो मुझसे बड़े हैं और मैं उन्हें सजेस्ट कर सकता हूँ। मेन चीज़ ये है देखने की, जो हम बात अभी कर रहे थे, कि आपने खुद देखा अभी कुछ दिन पहले अफ़गानिस्तान से वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी वगैरह यहाँ आए थे। ये वही तालिबान था जिसके लिए कई हमारे लोगों को इसलिए जेल हुई कि इनकी जो है मेंटालिटी तालिबानों वाली है। आज हम उन्हीं तालिबान के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। इसका वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हालात बदल गए, पूरी जियोपॉलिटिक्स चेंज हो गई, और पॉलिटिक्स में हमेशा पॉसिबिलिटीज़ पे बात करनी होती है। इसी तरह से जब यहाँ की जो बात है, पिछले 30 साल जो गुजरे हैं, हालांकि उन दिनों में भी कई बातचीत के दौर हुए, लेकिन वो दौर अलग था। अब मैं कहता हूँ हमेशा कि जहलम से बहुत पानी अब बह चुका है, अब हमें इससे आगे जाने की ज़रूरत है। मैंने पहले अभी कहा कि हमारा मुल्क जो है हिंदुस्तान है। देखिए, जब हम पासपोर्ट के लिए खुश हो जाते हैं लेने में और कहने में कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो अब इसमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया हमेशा कि नहीं, कश्मीरी अलग है और हिंदुस्तानी अलग है। आज मैं 50-52 साल का हो रखा हूँ, तो 16 साल की उम्र से 35 साल का जो दौर हमने देखा, मैं नहीं चाहता हूँ और कोई कश्मीरी नहीं चाहता है
कि अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए अपने आने वाले बच्चों को भी वही ज़िंदगी हम दें जो हमने जी है। यूथ की अगर मैं बात करूं, हम जानते हैं आज ड्रग्स का नंबर जो बहुत ही ज़्यादा रेज हो गया है। एजुकेशन में बहुत पीछे हम लोग, हमारा जो स्किल्स है और जो मार्केट की जो डिमांड है बिल्कुल मिसमैच है। तो उसके लिए आपका एज अ पॉलिटिशियन क्या रोल रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी मैसेज मेरी जो है, जहाँ तक एजुकेशन की आपने बात की, मैं हमेशा से इस चीज़ का कायल रहा हूँ। मैं डे फर्स्ट से कहता हूँ कि जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो भी तरक्की याफ्ता कौमें रही है, उन्होंने हमेशा 3 चीज़ों को अडॉप्ट किया है। एजुकेशन को अडॉप्ट किया, दूसरा उन्होंने इकोनॉमी डेवलप की, तभी जाके हम अपने कौम को जो है एम्पावर कर सकते हैं, अपने यूथ को एम्पावर कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर सकते हैं। जब ये 3 चीज़ें कोई भी कौम अडॉप्ट करती है, तब वहाँ पीस भी रहता है, प्रोग्रेस भी आती है और प्रॉस्पेरिटी भी होती है। जैसा अभी आपने ड्रग एडिक्शन की बात की, ड्रग एडिक्शन भी क्या है? देखिए, ड्रग एडिक्शन के लिए हम रैलीज, प्रोग्राम्स, सेमिनार्स तो कर रहे हैं, लेकिन उससे बदलाव कुछ नहीं आने वाला है जब तक हम इसका रूट काज जो है, जब तक हम उसको ख़त्म नहीं करेंगे। और उसके बाद कानून यहाँ पे है, सख्त कानून बनाइए। जो दोबारा चाहेगा अपना विलफुली उसमें जाने के लिए, उसको सज़ा दे दीजिए। देखिए, आपने खुद ही बात की कि हाँ, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। मैं हमेशा कहता हूँ पास्ट इज़ लॉस्ट। जैसे आपने खुद बात की, पास्ट इज़ लॉस्ट। अब हम यही कहेंगे कि उसने गलती की, उससे ये हुआ, हुर्रियत ने ये किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो किया। जैसे आजकल हमारे पॉलिटिशियंस सिर्फ एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं। ये मैंने इलेक्शंस में भी इनको कहा था कि अब हम उस दौर में हैं, हम उस क्रूशल स्टेज में हैं जहां हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन्स है, जो आने वाले हमारे बच्चे हैं कल के, उनके लिए एटलीस्ट जो हमने वक्त ख़राब किया है उसका साया उन पे ना पड़ने दें। हमें एक ऐसी पॉलिसी तरतीब देनी होगी, ऐसी जद्दोजहद करनी होगी, डबल शिफ्ट में काम करना होगा, डबल शिफ्ट में सोचना होगा, ताकि हम दुनिया और बाकी रियासतों के बराबर हो जाए। एक कनेक्टिविटी बनाने की ज़रूरत है, एक कोऑर्डिनेशन बनाने की ज़रूरत है। एक कलेक्टिव एफर्ट से ये चीज़ें हम कर सकते हैं। हम एक कलेक्टिव एफर्ट जब करते हैं, तभी जाके अपने नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए जो है हम मुस्तकबिल बेहतर संवार सकते हैं। ये कंसर्न हमारे बच्चों का कंसर्न है और उसके लिए हर एक को सोचना पड़ता है। लेकिन हम इंडिविजुअली सोचते हैं, हमें कलेक्टिवली सोचना पड़ेगा, हमें एक जगह जमा होना पड़ेगा उस सब के लिए, तब हालात यहाँ के बदल जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त हमें देने के लिए। आप लोग देख रहे थे कश्मीर अनफिल्टर्ड। टिल नेक्स्ट टाइम दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया।